दोस्तों, देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की क्राइम हिस्ट्री में ऐसा कोई केस नहीं अब तक सामने आया जैसा कि मैनपुरी के अरसारा गांव में आया है। अरसारा गांव में परिवार के सबसे बड़े भाई ने, जो चंद घंटे पहले तक मस्ती में परिवार के साथ झूम रहा था, अपने छोटे भाई की शादी का एंजॉय कर रहा था, अपने छोटे भाई सोनू की शादी के लिए जमकर डांस कर रहा था, परिवार के साथ सेलिब्रेट कर रहा था, 200 रुपए के नोट उड़ा रहा था। लेकिन चंद घंटों के बाद ही, 4 घंटों के बाद ही उस भाई के लिए, जिसके लिए वो डांस कर रहा था, नोट उड़ा रहा था, सबसे ज़्यादा वार परसे से उस पर ही किए। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, 8 वार चेहरे पर, माथे पर, गर्दन पर वहीं किए गए हैं। और उसके बाद उसकी दुल्हन, जो 18 घंटे पहले ही दुल्हन बनी थी, जो इस घर में चंद घंटे ही दुल्हन रही थी, उस पर भी 5 वार किए गए। और उसके बाद तीसरे सबसे छोटे भाई भूलन, उस पर भी कई बार किए। अपने जीजा, इकलौते जीजा पर भी कई बार किए व्यवस्थित तरीके से। और सोनू के दोस्त दीपक को भी बहुत बुरी तरह से मारा परसे से। पुलिस के हाथ में अब तक कुछ नहीं है, सिर्फ हाथ में नहीं बल्कि दिमाग में भी कुछ नहीं है। वो ये फाइंड आउट नहीं कर पा रही कि आखिर वो भाई जो सबसे बड़ा था, जो पूरे शादी के दौरान काफ़ी खुश था, एंजॉय कर रहा था, वो कैसे अपने ही भाइयों के खून का प्यासा बन गया। उसने दोनों भाइयों को मारा, अपनी भाभी को मारा, अपने जीजा को मारा, भाई के दोस्त को मारा, और यहाँ तक कि अपनी घरवाली डोली को भी मारने के लिए जा रहा था। किसी तरह से बची। रास्ते में मामी अगर आई तो मामी पर भी वार किया। दोनों किसी तरह से ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही नहीं, पिता और माता पर भी इसको वार करना था। लेकिन पिता सुभाष चंद्र यादव 65 साल के हो गए हैं, बुज़ुर्ग हैं, रोते हैं, लगातार आंसू बह रहे हैं, कह रहे हैं कि काश मैं भी मर जाता, मैं भी ना बचता उस वार में। क्योंकि जो परसा था वो उल्टा लगा था सुभाष चंद्र यादव को। वो कहते कि काश सीधा लड़ जाता, मेरी मौत हो जाती, मुझे मुक्ति मिल जाती। आँख खोलता हूँ तब घर के अंदर वही मंजर दिखाई देता है, सोता हूँ तो सोते सोते वही सपने दिखाई देते हैं, बेटों के सपने, दुल्हन के सपने, हर तरफ खून दिखाई देता है। मेरा कोई नहीं है, किसके बल पर जीऊँ, माथे पर कलंक और आ गया बुढ़ापे में। कातिल का पिता यही है वो, जिसके घर में इतना बड़ा कांड हुआ। गांव यादव बाहुल गांव है, लेकिन गांव वाले कहते हैं कि पिछले 10 साल में ऐसा कोई कांड नहीं हुआ। गांव में झगड़े तक भी नहीं होते, शांतिप्रिय गांव है, लेकिन ऐसा कांड हुआ कि दुनिया में नज़ीर बन गया। अब परिवार में 2 बच्चे बचे हैं, कातिल शिववीर के बच्चे, जो 3 साल की बेटी है परी और 6 महीने का किट्टू। यही अब इकलौता चिराग किट्टू बचा है इस परिवार के लिए। सुभाष चंद्र यादव और उनकी पत्नी इन बच्चों को देखते हैं, रोते हैं। कभी इन पर गुस्सा आता है, लेकिन अगले ही पल सोचते हैं कि इनकी क्या गलती है, इनके सारी ज़िंदगी चल जाएगी। कभी लगता है कि यही बच्चे हैं जिनके पिता ने इस पूरे कुल को नष्ट कर दिया, सपने नष्ट कर दिए और माथे पर कलंक दे दिया। सुभाष चंद्र यादव की पत्नी तो कई बार इन बच्चों पर गुस्सा हो रही थी, तो पुलिस ने समझाया, लोगों ने समझाया कि इन मासूमों की क्या गलती है। फिर दोनों को सीने से लगाकर रोने लगी। बच्चे पूरे घर में माँ को देखते हैं, क्योंकि माँ डोली अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही थी। वहीं दूसरी जो मामी थी जिसने डोली को बचाया, उसको भी गंभीर चोट आई थी। दोनों बच्चे पूछते हैं माँ कहाँ है, पिता कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, परी पूछती है। गांव वालों ने बताया कि पापा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं कि दुनिया में होना ना होना क्या होता है। बस वो तो रोती है, कहती है कि पापा को बुलाओ, मैं पापा के साथ जाना चाहती हूँ, मम्मी कहाँ है। और किट्टू बिना माँ के बिलखता है, उसको दूध पिलाने वाली माँ नहीं है, और दादी दादा अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, तो किट्टू को कैसे संभाले। तब जाकर उसको उसके मामा के घर भेजा है, क्योंकि डोली अपने घर चली गई है, बड़ी हालत ख़राब है। सुभाष चंद्र यादव कहते हैं कि मुझसे ये जो बोझ मेरे सर पर आ गया वो नहीं सहा जा रहा है। घर में कोई नहीं रहा, 2 जवान विधवा हैं, बेटी और बहू डोली। दामाद को भी मार डाला, उसके हाथ नहीं कांपे। दामाद जो सौरभ थे, उसकी 2 साल पहले ही शादी हुई थी शिववीर की बहन के साथ। राधा कृष्ण जो सौरव के पिता हैं, वो रोते हुए कहते हैं कि 2 साल पहले शादी हुई थी
और शादी में अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ हो सकता है तो मैं अपने बच्चों को ना भेजता। 14 महीने का एक बच्चा है माधव, वो भी पिता को ढूंढ रहा है। इन मासूमों को यही पता नहीं कि उनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा भूचाल आ चुका है, क्या हो चुका है। और दूसरी तरफ पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं पाती जिसे लगे कि शिववीर गुस्से में था और वो इतना बड़ा कदम उठाने वाला था। उसके फ़ोन की फोरेंसिक जांच की, चैट पढ़ी, उसमें भी कुछ खास दिखाई नहीं दिया। उससे भी पुलिस को ये साइन नहीं मिला कि वो इतना बड़ा कांड करने वाला है। हालांकि बहन कहती है कि इतना बड़ा कर्जा नहीं था जिसको लेकर इतना गुस्सा हो, क्योंकि जब जनवरी में, इसी साल जनवरी में मैंने ज़मीन खरीदी थी, प्लॉट खरीदा था, तब भी 35,000 रुपये शिववीर ने उसे दिए थे, यानी बहन की भी हेल्प की थी। हालांकि पिता कहता है कि परिवार में जेवर और ज़मीन भी गिरवी रखी है, अब मैं कैसे उसे छुड़ाऊंगा। कई सवाल हैं जो अभी तक पुलिस तलाश रही है। उसकी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर इतना बड़ा हत्याकांड वो व्यक्ति कैसे अंजाम दे सकता है, जो भाई की शादी में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो, नाच गा रहा हो, सेलिब्रेट कर रहा हो, सबके साथ बैठा हो, खाना खा रहा हो, और इसके चंद घंटों के बाद ही वो फरसा लेकर सब पर टूट पड़े और सबको इतनी बुरी तरह से मारे। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता दोस्तों, क्योंकि बहुत बुरी तरह से, सबसे ज़्यादा गुस्सा दूल्हे और दुल्हन पर उतारा, उस दूल्हे और दुल्हन पर जिसकी ज़िंदगी शुरू होने वाली थी, जिसको लेकर तमाम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। ये जो सवाल है वो पुलिस के सामने है और इसको ही पुलिस हल नहीं कर पा रही। गांव वालों के सामने, घर वालों के सामने भी यही है कि अगर वो गुस्सा था इतना तो हमको बताना चाहिए था। हालांकि वो पैसे मांग रहा था, लेकिन पैसे को लेकर इतना बड़ा कदम उठा देगा ये पता नहीं चला। लेकिन एक बात इसमें जो सामने आ रही है वो ये कि शिववीर ने सबको मारा, सबको मारने की कोशिश की, पत्नी को भी, मामी को भी, भाइयों को ख़त्म कर दिया, लेकिन उसने अपने बच्चों को नहीं छेड़ा, बच्चों को नहीं। सुबह भी जब वो किट्टू रो रहा था तो पड़ोस के मकान में उसको देकर चलाया था, यानी बच्चों को छोड़ दिया। तो कहीं जो एक साइकोलॉजी ये लग रही है कातिल की कि वो सबको मारकर इन बच्चों को ही छोड़ना चाहता था। तो क्या इससे ये लगता है कि वो तमाम लोगों को ख़त्म करने के बाद, भाइयों को भी, भाभियों को भी, तमाम लोगों को, खुद को भी ख़त्म करने के बाद अपने बच्चों को छोड़ना चाहता था ताकि बच्चों के साथ ही प्रॉपर्टी रहे और कोई भी इस प्रॉपर्टी का हकदार ना रहे? हालांकि ये सोच है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ खास पुलिस के हाथ अब तक नहीं लगा है। अब तक सिर्फ वही बात लगी है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि वो कर्जे की वजह से, प्रेशर की वजह से, गुस्से की वजह से इस हद तक चला गया कि उसने पूरे परिवार को नष्ट कर दिया। लेकिन एक बात पूरे घटनाक्रम से सामने आई है, समझ में आई है, और साइकोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सनकी है, मानसिक बीमार है, तो उसको ट्रीटमेंट तुरंत कराना चाहिए या उसके परिवार को कराना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बीमारी अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए बहुत बड़ा संकट ला सकती है, जैसे कि ये मैनपुरी में देखने को मिला है। और ऐसे व्यक्ति से बात करके ये कोशिश करनी चाहिए कि इसका जो रास्ता है, सोल्यूशन है, वो निकाला जाए। नहीं तो इस तरह का व्यक्ति इसी तरह से नॉर्मल दिखता रहता है और बड़ा कांड कर देता है, जैसे कि शिववीर ने किया। शादी में नाचा गाया, नोट उड़ाए और फिर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ देकर सबको सुला दिया और फिर हत्या कर दी। तो इस तरह के मामलों को बहुत संजीदगी से लेने की ज़रूरत है और इस तरह के व्यक्ति को भी गंभीर रूप से देखना चाहिए, उसको इलाज कराना चाहिए। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। साथ ही इस खबर को शेयर भी कीजिए ताकि लोग मानसिक रोग के प्रति अलर्ट रहें, जागरूक रहें। नमस्कार।